नमस्कार साथियों, हमारी बात चल रही थी सम्राट अशोक और सम्राट अशोक पर हम बात कर रहे थे। अंतिम क्लास में जो बात हुई थी हमारी वो कलिंग युद्ध के कारणों पर बात कर रहे थे। कलिंग युद्ध के जो कारण हमने लगभग पढ़ लिए थे। कलिंग युद्ध के जो कारण के बाद जैसे हमने आगे बात की तो कलिंग युद्ध अशोक ने जीत लिया। अशोक ने जैसे कलिंग युद्ध जीता, जीतने के बाद अशोक जीत की खुशियां मना रहा था, उल्लास मना रहा था। और कलिंग जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में चारों तरफ चित्कार मची हुई थी, औरतें रो रही थी, किसी के माँ बाप रो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे और चारों तरफ लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। जैसे ही सम्राट अशोक कलिंग युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में उल्लास मना रहा था, उस समय सम्राट अशोक के पास एक बालक आता है और यह बालक अशोक से कहता है कि हे मूर्ख राजा, तूने अभी कलिंग को नहीं जीता है, पहले तू मुझे परास्त कर, उसके बाद तू कलिंग को जीतेगा। तुझे एक राजा होने के कर्तव्य ही नहीं मालूम है। इस प्रकार की कुछ राजनीति से संबंधित बातें बताता है अशोक को। एक राजा के कर्तव्यों को याद दिलाता है अशोक को। तो अशोक यहाँ ही उस बच्चे के सामने बैठ जाता है और इसी समय आजीवन शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ले लेता है। आजीवन शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ले लेता है। जैसे ही अशोक आजीवन शस्त्र लेने की प्रतिज्ञा उठा लेता है तो ये अशोक का अंतिम युद्ध था। उसके बाद अशोक का कोई युद्ध नहीं लड़ा। तो इसके बाद अशोक भेरी घोष के स्थान पर धर्मघोष को अपना लेता है। धर्मघोष को अपना लेता है। यदि हम कलिंग की बात करें तो कलिंग को जीतने के बाद इसके 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए गए। कलिंग के 2 प्रशासनिक केंद्र थे। एक का नाम था धौली। एक प्रशासनिक केंद्र थे, एक का नाम धौली था और एक का नाम था जोगढ़। ये 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए गए थे उस समय। धौली को राजधानी बनाया गया था और राजधानी के रूप में जो धौली थी उसको तौसली के नाम से जाना जाता था। और इस समय जो समस्त कलिंग का जो प्रशासन था, कलिंग का प्रशासन तौसली का एक राजकुमार था
तौसली के राजकुमार को सौंप दिया जाता है। तौसली के राजकुमार को सौंप दिया जाता है। समस्त प्रशासन नगर इनका, समस्त प्रशासन तौसली के राजकुमार को सौंप दिया जाता है। एक पुस्तक है राज तरंगणी, पुस्तक है राज तरंगणी, लेखक कल्लण। इस पुस्तक के अनुसार अशोक ने झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर बताया, शहर की स्थापना की। एक श्रीनगर नामक शहर बताया। एक सारनाथ का लेख है, सारनाथ का लेख, सारनाथ का जो लेख है, इस लेख के अनुसार, सारनाथ के लेख के अनुसार अशोक ने नेपाल में, पता है नेपाल को अशोक ने शासक बनने से पहले ही जीत किया था। नेपाल में एक शहर बताया था ललित पाटन, जिसे देव पाटन भी कहा जाता है, देव पाटन भी कहा जाता है। ये दो शहर बताए अशोक ने। अब अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कैसे किया? देखो, अशोक ने जो ग्रंथ है, दीपवंश और महावत, इन दो ग्रंथों के अनुसार अपने शासनकाल के चार वर्ष, चौथे वर्ष इन्होंने एक बौद्ध भिक्षु उसका नाम था निग्रोध, तो बालक था। निग्रोध ने, जो निग्रोध था, इसने सबसे पहले अशोक को वो जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ऐसा बताया जाता है कि जो निग्रोध है, यह सुसीम का पुत्र है। सुसीम जिसका भाई था, सुसीम का पुत्र बताया जाता है, सुसीम का पुत्र बताया जाता है। इसके बाद सुसीम के पुत्र यानी निग्रोध के द्वारा इसको सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया, बौद्ध धर्म की अच्छाई के बारे में बताया गया और बौद्ध धर्म में दीक्षित कराया एक बच्चे द्वारा। इसके बाद मोगली पुत्र नामक एक बौद्ध भिक्षु था। इसके प्रभाव में आकर सम्राट अशोक, इनके प्रभाव में आकर सम्राट अशोक पूर्णतः बौद्ध हो गया, पूर्णतः बौद्ध धर्म में दीक्षित। इनके संपर्क में जब आए तो पूर्णतः बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। मोगलीपुत्र के बारे में बताया जाता है कि इस समय बौद्ध धर्म, इनके समय बौद्ध धर्म की तृतीय संगति
इस तृतीय समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे? मौगलीपुत्र सिक्त रहे। इस समिति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों को संकलित किया गया था। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को क्या किया गया था? संकलित किया गया। संकलित किया गया। ये मौगलीपुत्र सिक्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि आगे हम और बात करें सम्राट अशोक के बारे में, एक ग्रंथ है दिव्यवदान। ग्रंथ का नाम है दिव्यवदान। बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यवदान। दिव्यवदान के अनुसार सम्राट अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित। ये बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यवदान। दिव्यवदान के अनुसार जो उपगुप्त है, बौद्ध भिक्षु है उपगुप्त, इस बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के द्वारा सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। यदि हम सम्राट अशोक के बारे में और उसकी जानकारी लें तो सम्राट अशोक ने अपने राजत्व के 10वें वर्ष, पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं इन बातों पर, लेकिन यहाँ थोड़ी हम विस्तार से बात कर रहे हैं कि अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष इन्होंने स्थान है बौद्ध गया नामक स्थान की क्या यात्रा की। बौद्ध गया नामक स्थान की यात्रा अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी की जब यात्रा की इन्होंने, तो लुम्बिनी को इन्होंने पूर्णतः धार्मिक कर मुक्त कर दिया। धार्मिक कर मुक्त किया। जब इन्होंने 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की तो लुम्बिनी में जो धार्मिक कर लिया जाता था, धार्मिक कर को पूर्णतः क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। और जो भूमि कर था, इन्होंने भूमि कर को 1/6 से घटाकर कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। ये जानकारी हमें, ये संपूर्ण जानकारी जो एक जानकारी मिल रही है इन करों के बारे में, ये संपूर्ण जानकारी हमें एक अभिलेख है रुम्मन देई अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त। इसलिए रुम्मन देई अभिलेख का संबंध किससे बताया जाता है? कर से संबंधित अभिलेख बताया जाता है। कर से संबंधित अभिलेख बताया जाता है। रुम्मन देई अभिलेख जो है इसको कर से संबंधित अभिलेख भी बताया जाता है। ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। और यदि आगे और बात करें हम अशोक की जानकारी के बारे में, तो एक भागरू नामक स्थान है राजस्थान। जयपुर में एक बैराट की पहाड़ियां हैं। बैराट की जो पहाड़ियां हैं
धातु। तो बैराट की पहाड़ियों पर जो लघु शिलालेख है, लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। लघु शिलालेख से हमें अशोक के बारे में त्रिरत्न में आस्था, त्रिरत्न में आस्था की जानकारी प्राप्त होती है। बब्रू बैराट में शिलालेख, लघु शिलालेख है, उससे जानकारी जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है त्रिरत्न आस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न है, त्रिरत्न है, त्रिरत्न से जानकारी मिलती है। त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न है वर्ष, ब्रह्म, संघ, तीन रत्न है। इनमें जो जानकारी प्राप्त होती है कि इनमें आस्था थी, इसका मतलब ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे। जब बौद्ध में धर्म और संघ में आस्था कर रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कर चुके थे, ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे। जो बब्रू शिलालेख, लघु शिलालेख है, ये इसकी जो जानकारी हमें दी गई है 1840 में एक अंग्रेज पुरातत्ववेदी था जिनका नाम था कैप्टन बर्ट, कैप्टन बर्ट ने 1840 में बब्रू शिलालेख की जानकारी की, खोज की। वर्तमान में बात करें तो बब्रू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता के संग्रहालय है, कलकत्ता के संग्रहालय में रखा हुआ है वर्तमान। बब्रू शिलालेख से जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथों के अंकन की जानकारी, अंकन की जानकारी ये बात ध्यान रखना। बब्रू शिलालेख से जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथों के अंकन की जानकारी, जो बब्रू शिलालेख है इसमें सबसे पहले जो जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक त्रिरत्नों में आस्था रखते थे, अर्थात वे बौद्ध धर्म और संघ में आस्था रखते थे। इसका मतलब है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। आगे यदि और जानकारी हम लें अशोक की, तो इसी शिलालेख से जानकारी मिलती है कि बौद्ध ग्रंथों का अंकन किया गया था। ऐसी जानकारी हमें कहां से मिलती है? बब्रू शिलालेख से। इस शिलालेख की जो खोज की थी कैप्टन बर्ट ने की थी 1840 में की। वर्तमान में यदि इस शिलालेख की बात करें, बब्रू शिलालेख की बात करें, तो जो बब्रू शिलालेख है वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। ये हमें बब्रू शिलालेख से, ये जानकारी हमें बब्रू शिलालेख से प्राप्त होती है। एक अशोक के दो पुत्र और पुत्री थे, महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। ये पुत्र और पुत्री थे। ये दोनों, इन दोनों को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। श्रीलंका जब वे गए तो स्वयं अशोक इनको, जब वे श्रीलंका गए तो स्वयं अशोक इनको एक बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में, ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने गए थे। ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक इनको स्वयं अशोक इनको छोड़ने गए थे और इनको
बोधि वृक्ष की, जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष की टहनी काट कर दी। तो बोधि वृक्ष को सर्वप्रथम स्वयं अशोक ने, बोधि वृक्ष की जो टहनी थी सर्वप्रथम अशोक ने काटी थी और इनको बोधि वृक्ष की टहनी दी। और ये इस टहनी को लेकर कहाँ गए दोनों, महेंद्र और संघमित्रा ये गए थे श्रीलंका, और श्रीलंका में जाके इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो हमें ये बात याद रखनी है कि यहाँ जो बोधि वृक्ष है, इस बोधि वृक्ष की टहनी सर्वप्रथम स्वयं अशोक ने महेंद्र व संघमित्रा के साथ मिलकर काटी। ये बात हमें याद रखनी। तो ये बात हमें याद रखनी है। ये हमारे अशोक के बारे में जो अन्य जानकारियां थी वो जानकारी प्राप्त की। अगली वीडियो में हम अशोक के धम्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अशोक का धम्म क्या था। आज के लिए इतना ही काफी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट करें, जिससे हमें और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन मिले।